ये कहानी है एक 18 साल के लड़के की जुनून की, जिसने 600 रुपए की नौकरी को ठोकर मार के करोड़ों का बिजनेस करने का सपना देखा। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया। अचानक मेरी सारी जिंदगी बदल गई। घर की हालत ये हो गई कि घर का भाड़ा नहीं दे सक रहे थे। मेरे स्कूटर का मैंने ईएमआई नहीं भरा। मेरी माँ अपने गहने बेच रही थी। तो मैंने उस टाइम सोचा कि मैं ऐसा बिजनेस करूं जिसमें मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो भी उतना ही अनाड़ी हो जितना मैं हूँ। आज मैं 74 साल का हूँ और मैं ज़िंदगी में सीखे हुए 5 गोल्डन रूल आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, मेरी कहानी शुरू होती है हावड़ा शिवपुर से, जहाँ मेरे पिताजी काम करते थे एशियाटिक ऑक्सीजन में। और मैं लेबर्स के स्कूल में नीचे ज़मीन पर तलपट्टी पर बैठ के हम लोग पढ़ते थे। मेरी माँ को ये पसंद नहीं था, इसलिए मेरे पिताजी को नौकरी चेंज करके कलकत्ता आना पड़ा। कलकत्ते में मेरी पढ़ाई एमजी रूटा एकेडमी में हुई। उसके बाद मैं सेंट ज़ेवियर्स में गया और बड़े दुःख का कारण ये हुआ कि मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया। अचानक मेरी सारी ज़िंदगी बदल गई। हमारा फ्लैट जो कंपनी से मिला हुआ था, गाड़ी, सब चले गए। मैं कभी बस में चढ़ा नहीं था। प्रथम बार बस में चढ़ना पड़ा। कई बार तो मुझे संजीवर से भवानीपुर मेरे ताऊ जी के घर में पैदल चल के आना पड़ता था 4-4 किलोमीटर, क्योंकि मैं बस में चढ़ने का आदी नहीं था। मेरी पढ़ाई होने के बाद मुझे 400 रुपए की नौकरी मिली। तब तक हमने एक भाड़े का फ्लैट ले लिया था। उसका भाड़ा था 500 रुपया। तो मैंने कहा, भई 400 रुपए की नौकरी तो मैं नहीं करूँगा, 600 रुपए कम से कम चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 600 रुपया तो नहीं मिलेगा। तो मेरी माँ ने मेरे को कहा कि तुम कोई बिज़नेस करो। तो मैंने उस टाइम सोचा कि मैं ऐसा बिज़नेस करूँ जिसमें मेरा क जो कॉम्पिटिटर है वो भी उतना ही अनाड़ी हो जितना मैं हूँ। मैं किसी ऐसे एस्टेब्लिश्ड बिज़नेसमैन के साथ तो कम्पीट नहीं कर सकता। तो मुझे उस टाइम में टीवी आ रहा था कलकत्ते में, और मुझे पता चला जब टीवी दिल्ली और बॉम्बे में आया था तो बहुत लोगों ने अच्छा बिज़नेस किया। मेरे चाचा जी उस टाइम में जेके ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करते थे कलकत्ते में। उनके बॉस भरत हरी सिंघानिया, गोविंद हरी सिंघानिया के फर्स्ट कज़िन थे, जिनकी टीवी की फैक्ट्री थी कानपुर में। तो मैंने अपने चाचा जी को बोला कि आप मेरे को अपने बॉस से मीटिंग करा दीजिए। तो उन्होंने कहा, किस लिए? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मेरे को जेके टीवी की एजेंसी चाहिए। उन्होंने मेरे को कहा कि अपना चेहरा देखा है काँच में? तुमको कोई बिज़नेस एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है? मैं अगर जाऊँगा अपने बॉस से बोलने के लिए, वो मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। बोले, किसको लेके आ गए? कलकत्ते से बड़े-बड़े लोगों ने अप्लाई किया होगा, मैं नहीं कराता। मैंने ख़ैर ये छोड़ा नहीं। मेरे एक मेरे ग्रैंडमदर के फ्लैट के पास में एक पड़ोसी थे, उनका मुझे लगा कुछ कानपुर का कनेक्शन है। मैंने कहा, अंकल आप कानपुर में किसी को जानते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, एक भंडारी जी उनको जानते हैं। मैंने कहा, आप उनसे बात करा दीजिए। मेरी जब बात हुई भंडारी जी से, उन्होंने कहा कि गोविंद तो मेरे साथ ही पढ़ता था, किस लिए चाहिए तुमको मीटिंग? मैंने कहा, मुझे एजेंसी चाहिए जेके टीवी की। उन्होंने कहा, देखो एजेंसी-वेजेंसी मिलेगी मुझे नहीं मालूम, मीटिंग मैं करा दूँगा। तो मैंने कहा, ठीक है, आप मीटिंग करा दीजिए। मैं जब मीटिंग करने गया कानपुर, तो उन्होंने कहा, जी वो गोविंद बाबू तो नहीं मिलेंगे, तुम फैक्ट्री चले जाओ, मिस्टर भटनागर हैं उनके जनरल मैनेजर, वो तुमसे बात करेंगे। मैं गया, भटनागर साहब से मिला। भटनागर साहब ने मुझे 3 घंटे तक एकदम ड्रिल कर दिया। मुझसे पूछा कि तुम्हारा क्या कनेक्शन है, क्या पढ़े लिखे हो, टीवी कैसे चलता है मालूम है, मार्केटिंग की कोई आइडिया है, एडवर्टाइजिंग कैसे होता है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग क्या होता है। तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी थी मेरे सब्जेक्ट के अलावा। तो मैंने उनके सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया। 1 बज गए तो उन्होंने कहा मेरे को कि आप तुम खाना खा के आओ, मैं भी खाना खा के आता हूँ, 3 बजे वापस मिलते हैं। जब मैं 3 बजे गया उनके चैम्बर में तो देखा 3 आदमी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा, साहब ये हमारे मार्केटिंग मैनेजर हैं, ये हमारे लॉ ऑफिसर हैं और ये हमारे फाइनेंशियल कंट्रोलर हैं, और प्रदीप, हमने डिसाइड किया है कि ये एजेंसी हम तुमको दे रहे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं सपना देख रहा हूँ कि वास्तव में हो रहा है। मैंने अपने को चिमटी काटी, मुझे कहा, नहीं ये तो रियलाइज़ सचमुच हो रहा है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, ये एग्रीमेंट है, पढ़ लो और कल हम साइन कर लेंगे। मैंने कहा, सर इसमें अगर कोई चेंजेज़ मैं चाहूँगा आप करेंगे? बोले, वो तो नहीं करेंगे। तो मैंने कहा, फिर पढ़ के फ़ायदा क्या? आप जहाँ बोलेंगे मैं साइन कर दूँगा, मुझे तो एजेंसी चाहिए। बोला, नहीं फिर भी पढ़ लो। मैं दूसरे दिन जब गया
खैर वो एग्रीमेंट साइन हो गया। उन्होंने मुझे 3 मोटी-मोटी फाइलें दी। उसमें मैंने देखा, इन्होंने कहा कि इन लोगों ने कलकत्ते से अप्लाई किया है। 600 लोगों ने अप्लाई किया था और मैं देखा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कलकत्ते में जिसने अप्लाई नहीं किया। मैंने बड़े-बड़े दिग्गजों ने अप्लाई किया, जो एम्बेसडर गाड़ी बेचते थे, जो फिएट गाड़ी बेचते थे, जो स्टैंडर्ड हेराल्ड बेचते थे, बड़े-बड़े म्यूज़िक स्टोर्स और रेडियो, सारे लोगों ने अप्लाई किया। मैंने कहा सर ये तो ब्रांड है, इतने एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, इनको आपने एजेंसी नहीं दी, मुझे एजेंसी दी है। उन्होंने कहा सोचो किस लिए दिया तुमको? मैंने कहा मेरे तो दिमाग नहीं काम कर रहा है। उन्होंने कहा देखो, तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जिसका कोई दूसरा बिजनेस नहीं। ये जितने लोग हैं इनके, किसी के 4 बिजनेस है, किसी के 5 बिजनेस है, किसी के 10 बिजनेस है। इनके लिए ये हमारा बिजनेस चला तो चला, नहीं चला तो छोड़ देंगे। फॉर यू दिस इज डू और डाई सिचुएशन। तुम्हारे लिए ब्रेड एंड बटर एंड यू कांट अफोर्ड टू फेल एंड देयरफॉर आई हैव सिलेक्टेड यू। तो मित्रों, जिस कारण से मेरे अंकल ने मुझे रिजेक्ट किया, उसी कारण से मुझे वो एजेंसी मिली। मेरा मैसेज आपके लिए ये है कि ज़िंदगी में कभी आपको कोई बोले कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है और तुमसे नहीं होगा, कभी मत मानिए। आप आगे बढ़िए, क्योंकि जो आदमी आपको काम देगा उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। अगर मैं उस दिन अपने चाचा जी की बात सुन के ये तैयारी नहीं करता, तो मुझे कभी वो एजेंसी नहीं मिलती। खैर, मैं ये एजेंसी मिलने के बाद मैं आई वाज ऑलवेज फॉर 3 इयर्स उनकी फैक्ट्री चली। उसके बाद लेबर ट्रबल के कारण उनकी फैक्ट्री बंद हो गई। आई वाज द हाईएस्ट सेलर ऑफ जेके टीवीज इन द कंट्री एंड गोविंद बाबू मेरे को एकदम बेटे की तरह मानने लगे। उन्होंने बहुत अपने कजिन जो भरत बाबू थे उनको मेरे बारे में कहा। भरत बाबू ने मेरे, जो मेरे अंकल के बॉस से, बुला के मेरे को एक दिन चाय पे घर पे बुलाया, बड़ी तारीफ की। और लेकिन 3 साल बाद जब फैक्ट्री बंद हो गई, हमारी स्थिति वापस वैसी हो गई। हमारे पास कोई बिज़नेस नहीं रहा। बहुत चेष्टा की दूसरे बिज़नेस करने के लिए, कोई बिज़नेस चला नहीं और मेरे पार्टनर ने भी काफ़ी पैसा साइफ़न कर लिया था। अल्टीमेटली मैं छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि एक ही बिज़नेस है जिसमें बिना पैसा लगाए बिज़नेस कर सकते हैं और वो है रियल एस्टेट ब्रोकिंग। तो मैंने रियल एस्टेट ब्रोकिंग की चेष्टा करनी शुरू की। 5 साल तक कोई डील नहीं हुई। घर की हालत ये हो गई कि घर का भाड़ा नहीं दे सक रहे थे। मेरे स्कूटर का मैंने ईएमआई नहीं भरा। मेरी माँ अपने गहने बेच रही थी, गहने गिरवी रख रही थी। ऐसी भी स्थिति थी कि कई बार 7-7 दिन तक बिजली का कनेक्शन कट जाता था। बिजली के कनेक्शन के पैसे देने के लिए पैसे नहीं होते थे। लेकिन फिर एक ऐसा वक़्त आया कि सारा पूरी चीज़ बदल गई। लॉर्ड सिन्हा के भाई कलकत्ता आए थे। उनको अपना एक शेयर बेचना था लॉर्ड सिन्हा रोड पे और मुझे पता चला कि वो 12 लाख में बेच रहे हैं। मुझे उस टाइम इतना ज्ञान था कि वो कम से कम ज़मीन 25 लाख की है। लेकिन उनको हड़बड़ थी, उनको 7 दिन में बेचना था और 7 दिन में मुझे पता था कि कोई खरीद नहीं सकता। तो मैं उनके मैनेजर के पास जाके बोला कि मैं इंटरेस्टेड हूँ खरीदने में। मैनेजर से मेरी दोस्ती थी। उन्होंने कहा तुम्हारे पास पैसे हैं? मैंने कहा हाँ, हो जाएँगे। उस समय मेरे पास बैंक में ₹100 नहीं थे और मुझे उनको बयाना देना था 1,20,000 का। लेकिन मुझे मालूम था कि वो फॉरेन नेशनल हैं और उनको एक्सचेंज कंट्रोल, रिज़र्व बैंक की परमिशन चाहिए वो चेक इन कैश करने के लिए, जो 4 महीने आएगी नहीं। तो मैंने एग्रीमेंट बनाया, उनसे साइन किया, उनको 1,20,000 का चेक दिया और आप देखिए कि 1 महीने के अंदर मुझे वो ज़मीन का खरीदार मिल गया, जिसने वो ज़मीन 20 लाख रुपए में खरीद ली और मुझे 8 लाख रुपए का मुनाफ़ा हुआ। वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा, अगर मुझे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, आज हमने बड़ी-बड़ी डीलें की हैं, लेकिन माय हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ वाज़ माय फर्स्ट डील वेयर आई मेड 8 lakhs विदाउट मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। हमारे पास उसके बाद एक दूसरा ऑफ़र आया रियल एस्टेट का, जो प्लान सैंक्शन था और उसमें 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड था और मेरे पास वगैरह इतने रुपए नहीं थे। हमारे जो आज के पार्टनर हैं, वो फर्स्ट डील में ब्रोकर थे। उन्होंने कहा कि ये हम बेचेंगे नहीं, इस पर हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो मैंने उनको पूछा कि रुपया, पूरे रुपए हमारे परिवार लगा देगा।
मैंने कहा ठीक है, तो हम लोग कर लेंगे बिज़नेस। उसी टाइम मेरे मामा जी आए मेरे घर। उनको जन्मपत्री देखने का बड़ा शौक था। उनको किसी ने बताया कि ये प्रदीप 40 लाख का कोई बिज़नेस कर रहा है। तो उन्होंने मेरी माँ को बोला कि उसकी जन्मपत्री दिखाओ। तो जन्मपत्री देख के उनका इसका तो बड़ा समय खराब चल रहा है, ये इतना बड़ा काम कर रहा है, इसको मत करने दो। मैं जब शाम को घर आया तो देखा मम्मी का चेहरा उतरा हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले नहीं, नहीं तुम पहले खाना खाओ, फिर मामा जी से बात करेंगे तुम्हारे। मैं बैठ गया मामा जी के साथ में खाना खाने के बाद में। तो उन्होंने मेरे को कहा कि मैंने तुम्हारी जन्मपत्री देखी है। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा तुम्हारा तो बड़ा समय खराब चल रहा है। मैंने कहा इसके लिए जन्मपत्री देखने की क्या ज़रूरत है, वो तो दिख ही रहा है। तो बोला नहीं, नहीं तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो, ये काम तुमको नहीं करना चाहिए, इसको तुम ज़मीन को बेच दो। मैंने कहा नहीं भाई मैं तो करूँगा, मेरे पास है क्या खोलने के लिए जो मैं काम नहीं करूँ? बोले नहीं तुम्हारा कोई लीगल प्रॉब्लम हो जाएगा, तुमको हो सकता है जेल हो जाए। मैंने कहा मैं ऐसा कोई लीगल काम ही नहीं करूँगा, मेरे को जेल क्यों होगी? खैर, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने वो काम किया और भाई साहब आपको क्या बताऊँ, उस प्रोजेक्ट में हमने बिना कोई पैसा लगाए हमने 40 लाख रुपए आज से 35 बरस पहले कमाए और उसके बाद पीएस ग्रुप की स्थापना हुई और हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा उसके बाद। आज हमने जो 200 प्रोजेक्ट किए हैं, मैक्सिमम प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर में क्यों? क्योंकि हमारे पास कैपिटल नहीं होती थी। हम लैंडलॉर्ड के पास जाते और उनको कहते कि ज़मीन आपकी है, आप हमको कंस्ट्रक्शन करने दीजिए। आपकी ज़मीन की जो वैल्यू है उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू हम जॉइंट वेंचर में आपको करके देंगे। और ये हमारा इतना रिकॉर्ड रहा कि आज तक हमने जो 200 प्रोजेक्ट किए उसमें 160 प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर में किए हैं और ये तभी संभव है जब लोग आप पर ट्रस्ट करें। तो मेरा ये है कि हमारा शुरू से फोकस था हमारा ट्रस्ट और गुडविल बनाने का। पैसा तो है ठीक है, लेकिन गुडविल और ट्रस्ट पर अगर आप फोकस करें जब आप नया बिजनेस शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल में आप लॉन्ग टर्म प्लेयर बनेंगे। और आपका अगर ब्रांड और गुडविल स्टेब्लिश हो जाती है तो उसके बाद आपको पैसे के बारे में सोचना ही नहीं है। आज के दिन हमारा प्रोजेक्ट खुलता है, एक दिन डेढ़ दिन में 80% 90% हम चाहे तो 100% माल बिक जाता है। तो ये इसीलिए संभव है कि हमने गुडविल बनाई। तो भाई और बहनों ये तो हुई हमारे सक्सेस की स्टोरी। अब हम आप बताते हैं कि ज़िंदगी में हर बिज़नेस में कोई सेटबैक, कोई फेलियर, कोई डिसअपॉइंटमेंट आता है। हम जब रियल एस्टेट का काम कर रहे थे तो 2 बिल्डिंगें कलकत्ते में गिर गई। उसके बाद कंप्लीट फ्रीज़ हो गया, कोई भी सैंक्शन नहीं होगा। 3 साल तक सैंक्शन नहीं हुए। हम रोज़ ऑफ़िस जाते लेकिन कोई काम नहीं। हमारे पास लोगों को तनख्वाह देने के लिए रुपए नहीं होते थे, कोई प्रोजेक्ट नहीं, सारे प्रोजेक्ट बंद। उस टाइम ये बड़ा विकट समय था। तो मैंने अपने पार्टनर को बोला कि हम लोग दोनों आदमी यहाँ बैठ के बेकार, कोई काम नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे आप यहाँ से जर्मनी जाने दीजिए। क्योंकि जर्मनी मुझे पता चला, एक जर्मन यूनिफ़िकेशन हुआ था और पता चला कि जर्मनी में एक ऑफ़िस बिना रेंट के मिल रही है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रेमेन में। तो मैंने जर्मनी जाने का निश्चय किया। मेरे को जर्मन भाषा भी आती थी, मैंने सीखी थी। मैं जर्मनी गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं थी कि मैं क्या करूँगा, क्या बिज़नेस होगा, कुछ नहीं। बस एक यात्रा पे निकल पड़ा। और आपको हँसी आएगी कि मैं जब बैंक में अकाउंट खोलने गया जर्मनी में, तो मुझे जब फॉर्म भरने के लिए बोला गया तो उन्होंने पूछा कि नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है? तो मैंने कहा आई डोंट नो। तो जो हमारा अकाउंट देख रही थी उसने 5 साल बाद मुझे कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने कंपनी खोल ली, आपने ऑफ़िस ले ली और आपको पता ही नहीं क्या करने वाले हैं। मैंने कहा आपसे नट आदमी ज़्यादा, माने बेवकूफ़ आदमी मैंने आज तक देखा नहीं। हम तो जब छुट्टियाँ मनाने जाते हैं तो हम 2 साल पहले उसका प्रोग्राम चेक करते हैं और आप आ गए इस तरह। तो पहले 1 साल बड़ी मुश्किल से मैंने ऑफ़िस में कोई फ़र्नीचर नहीं खरीदा, घर में कोई फ़र्नीचर नहीं खरीदा, कोई गाड़ी नहीं थी, पैदल जाता था, घर से आता था, बड़ी चेष्टा की कर रहा था, कोई कुछ हो नहीं रहा था। फिर मुझे पता चला कि यहाँ जर्मनी में स्क्रैप मिलती है प्लास्टिक की और उसके साथ पैसा मिलता है। और इंडिया में वो मुझे मालूम था कि ये स्क्रैप बिक जाएगी और पैसा मिलेगा। और उसी समय चिदम्बरम साहब कॉमर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने स्क्रैप इम्पोर्ट इंडिया में खोल दिया और ये अपॉर्च्युनिटी हमको मिल गई। हमने वहाँ से स्क्रैप उठाना शुरू किया और यहाँ बेचना चालू किया। लेकिन
3-4 महीने बाद लोगों को पता चल गया कि ये तो स्क्रैप जर्मनी में पैसे के साथ मिलती है और जर्मनों को पता चलेगा कि ये इंडिया में बिकती है, तो ये बिजनेस वापस ख़त्म हो गया। लेकिन अब हम सोचे हम क्या करें? तो मुझे पता चला कि टूम्बस्टोन जो है, जो ग्रेनाइट के टूम्बस्टोन है, वो इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं अमेरिका में, ब्रिटेन में, जापान में, लेकिन जर्मनी में नहीं होते। मैं एक ट्रेड फेयर में गया और मैंने इंडिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स जेम ग्रेनाइट के ओनर वीरमणि जी से मिला। मैंने उनको कहा कि आप मेरे को एजेंसी दे दीजिए। उन्होंने कहा मिस्टर चोपड़ा, आप बिल्कुल ही ट्राई मत करिए, ये बिकेगा ही नहीं, क्योंकि इनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो हम मीट ही नहीं कर सकते। मैंने कहा साहब, आपके पास जर्मन मशीन है, जर्मन हैंड टूल्स है, फिर क्यों नहीं बिकेगा? बोले जर्मन आदमी नहीं है, ये नहीं बिक सकते। खैर, मैंने चेष्टा की, 1 कंटेनर का मुझे ऑर्डर मिला, मैंने भेजा। साल के एंड में मुझे लगा कि इतने रिजेक्शंस हुए मेरे भी कि मैंने देखा हमने लॉस किया है। सेकंड ईयर भी यही हुआ, सेकंड ईयर भी लॉस। हालत ये हो गई कि अब जर्मन कंपनी की बंद होने की कगार पे आ गई थी। हमको और कुछ मालूम नहीं हम क्या करेंगे। तभी हमारे एक सप्लायर ने कहा कि आप एक काम करिए, आप कोई जर्मन एक्सपर्ट को लेके आइए हमारी फैक्ट्री में, जो क्वालिटी सिस्टम बेस्ड प्रोडक्शन करेगा ताकि क्वालिटी बनेगी। तो मेरी जो फर्स्ट कस्टमर थी, उसकी लड़की उसी टाइम पास करके आई थी स्टोन मेसन स्कूल से। उसके प्रिंसिपल से मिलके मैंने 2 लड़कों को हायर किया और उनको इंडिया में लेके आया और उनको मैंने कहा कि अगर 6 महीने में हमारे 40 कंटेनर जाएंगे, अगर एक भी रिजेक्ट नहीं हुआ तो हम तुमको 1 महीने का पेड बोनस देंगे और तुम्हारे हिंदुस्तान में घूमने का सारा खर्चा 1 महीने का मैं उठाऊंगा। उन बच्चों ने इतनी मेहनत की, सुबह से लेके शाम तक लगे रहे और हमारे जो 40 कंटेनर गए उसमें कोई रिजेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने अपना बोनस अर्न किया और हम टूम्बस्टोन में एस्टैब्लिश्ड हो गए जर्मन मार्केट में। और 2 साल में 236 फैक्ट्रियाँ जो जर्मनी में टूम्बस्टोन बनाती थी, वो सारी की सारी बंद हो गई, इसलिए कि वो हमारे साथ प्राइस में कम्पीट नहीं कर पाई। उसके बाद इवन जेम ग्रेनाइट के वीरमणि जी ने भी अपनी ऑफिस खोल दी वहाँ पर। मैं जब जाके उनको पूछा, मिस्टर वीरमणि अब क्या हुआ? आप तो बोलते थे यहाँ बिकेगा नहीं माल। तो उन्होंने मुझे कहा, मिस्टर चोपड़ा, यू आर वेरी करेजियस मैन, यू हैव ओपन डोर्स फॉर ऑल ऑफ अस। आज भी हमारी जर्मन कंपनी टूम्बस्टोन बेचती है और वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलर ऑफ टूम्बस्टोन। लेकिन इसके साथ ये भी है कि हमने जर्मनी में बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए। हमने लेदर बेचने की चेष्टा की, गारमेंट बेचने की चेष्टा की, टी बेचने की चेष्टा की। हमने वहाँ पर फर्नीचर, बहुत सारी चीज़ें बेचने की चेष्टा की। हम ये सोचते थे कि कलकत्ता इज टी सिटी, ब्रेमेन इज टी सिटी। कलकत्ता इज अ लेदर प्रोडक्शन यूनिट, जर्मनी इज अ बिग लेदर मार्केट। लेकिन किसी में भी सक्सेस नहीं मिली। अल्टीमेटली हमने टूम्बस्टोन में इतने सक्सेस मिली कि जो यहाँ बड़े प्लेयर थे, वो उनको ही माथे में बैठा हुआ था कि ये बिकेगा ही नहीं। तो आपकी मेरी यही एक है कि जब लोग बोलें कि इस बिजनेस में ये बिजनेस संभव नहीं है, कि अब इस बिजनेस में सक्सेस मिल नहीं सकती है, आप उस बिजनेस में जाने की चेष्टा करें। क्योंकि अगर हर आदमी ये सोचता है कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, उसमें इतने लोग आ जाएंगे कि उस कंपटीशन में आप सके नहीं सकेंगे। इससे ट्राई एवेन्यूज वेयर अदर पीपल थिंक्स it is not possible to do business. There is your high chance of success instead of going to areas where everyone is going. तो मुझे अपने फेलियर और अपने सक्सेस से यही शिक्षा मिली कि जो रन ऑफ द मिल बिजनेस है, जो हर कोई बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस में सक्सेस की चांसेस बहुत कम है। और ऐसे बिजनेस जिसमें लोग जाने से डरते हैं या जाने को सोचते हैं कि ये संभव नहीं है, उस बिजनेस में सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आज मैं यही आपसे शेयर करने आया हूँ। शायद मेरी एक्सपीरियंस आपके काम में आए। आप अगर स्टार्टअप हैं या अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या आप जहाँ भी हैं, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोगों की बातों में ना आएँ, अपने गट फीलिंग पर विश्वास करें और वो करें जो आपका मन कहता करने के लिए। अब मैं आपको 5 गोल्डन रूल्स ऑफ बिजनेस सक्सेस या लाइफ सक्सेस के बारे में बोलना चाहता हूँ। पहली चीज़, आप एथिक्स इज़ अ गुड बिजनेस। बिना एथिक्स के कोई बिजनेस चल नहीं सकता। आपको अपनी गुडविल और आपकी रेपुटेशन पर ध्यान रखना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट, आप उन बिजनेस पर ध्यान दें जो बिजनेस
में दूसरे लोग जाने से कतराते हैं या सोचते हैं वो बिज़नेस संभव नहीं है। वो बिज़नेस में आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं। तीसरा पॉइंट, आप अपने कैश फ्लो पर हमेशा ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे बिज़नेस इसलिए बंद हो जाते हैं कि लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं और कैश शॉर्टेज हो जाती है। हमारी भी ये स्थिति आई थी कई बार, लेकिन हम उससे बच गए। चौथा पॉइंट ये है कि आप अपने खर्चों को कम रखें। मैंने जर्मनी में जब तक मेरी कोई डील नहीं हुई, मैंने खर्चे नहीं बाँधे, मैंने आदमी हायर नहीं किए, मैंने कोई लंबा-चौड़ा अ, मैंने घर का भाड़ा नहीं दिया, ऑफ़िस भी हमारे रेंट फ्री थी। हमने खर्चे कम रखे, इसीलिए हम सर्वाइव कर सके। और पाँचवाँ पॉइंट ये है कि आप ऐसे व्यक्तियों से मिलें, अपना नेटवर्क बढ़ाएँ, ताकि आपको नए-नए बिज़नेस आइडियाज़ आते रहें। ये जो हमने प्लास्टिक का बिज़नेस किया, ये इसलिए संभव हुआ कि हम लोगों से मिलते गए और हमको ये आइडिया लग गई कि यहाँ पर प्लास्टिक स्क्रैप पैसों के साथ मिलती है। अगर हम नेटवर्क नहीं बनाते तो हमको ये खबर ही नहीं लगती। जैसे बहुत लोगों को खबर ही नहीं लगी, सिर्फ मुझे ही खबर लगी पूरे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। तो ये 5 पॉइंट आप ध्यान रखें। अगर इन 5 पॉइंट पर आप फोकस करेंगे, इस बात की बड़ी संभावना है कि आप अपने वेंचर में, स्टार्टअप में और बिज़नेस में सक्सेस करें।